बात करते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है? तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो टॉपिक है, बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल पूछा हुआ है। समझ गए? इसी में हम आगे जाके चैप्टर जो है स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इसी में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन, फिर हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरह छोटा-छोटा टॉपिक करके फिर मैं एक तरह से ऐड करके दे दूँगा, क्योंकि महामैराथन अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित सब आ रहे हैं, तो शुरुआत तो हो गए। तो देखिए, सवाल है कि भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन जो चला था, इसका मुख्य कारण क्या है, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे कि तुर्की के जो खलीफा थे, खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तो आपसे अगर पूछे खिलाफत आंदोलन का कारण, तो बताइएगा तुर्की में जो खलीफा पद था उसको हटाने की बात कर दिया था इंग्लैंड। तो भाई कोई भी अचानक होगा तो हो गया। इसका फ़ायदा गांधी जी बहुत अच्छे से उठाएँगे। कैसे देखिएगा। अब देखिए वर्ष 1919 की बात करते हैं। तो 1919 में तो हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, आगे तो रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है कि नहीं? अब खिलाफत आंदोलन भी हमको इसी समय 1919 के ही डेट में मानेंगे। है ना? तो याद रखिए, आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा की गई। सोच रहे हैं? दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता हुआ था। अब पूरा नाम अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की और दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। अब देखिए वर्ष 1920 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1920। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। समझ में आया? खिलाफत आंदोलन होना गांधी जी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का शुरुआत मिल गया, मौका मिल गया। अनुरोध भी किया गया भाई खिलाफत आंदोलन के तहत। तो समझिए फ़ायदा उठा लिए। तो गांधी जी 1920 में क्या कर दिए? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिए। अब कौन से सम्मेलन में? तो इलाहाबाद में जो आयोजित सम्मेलन था उसमें। कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो हम बताएँगे शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों थे। तो आपसे पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन का अगर प्रमुख नेता पूछे तो शौकत अली, मोहम्मद अली बता देना है। समझिए, ऐसे याद रखने की चीज़ है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो हम बताएँगे कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पहला असहयोग आंदोलन, तो भाई 1920 में ही करेगा। और जानते हैं, वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सी.आर. दास ने प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पढ़ते आए होंगे, तो आप बताइए 1920 में और कहाँ हुआ था? किस क्षेत्र में? पहला तो हम नागपुर अधिवेशन जान गए, एक और कहाँ हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट कीजिएगा। तो प्रस्तावित किया था कौन? सी.आर. दास जी किए थे। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। कब? 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ही तो छोड़े थे, सी.आर. दास इन्हीं को बोला जाता है। तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए थे। स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। स्वराज शब्द किसने बोला था बताइएगा? तो हम पढ़ाए हैं, अगर मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो स्वराज का पता होगा। दार्शनिक हैं वो, कमेंट करिएगा कौन दार्शनिक थे भाई जो कि स्वराज शब्द यूज किए। फिर आगे चल के स्वराज का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यूज किए हैं, वो भी ओल्ड मैन हैं, याद रखिएगा। तो उनका बताइए कौन यूज किए हैं। और याद रखिएगा, और गांधी जी ने कब स्वराज का नारा दिया? तो असहयोग आंदोलन में। तो स्वराज का कई रूपों में कई लोग अलग अलग नारा दिए थे। वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य जो है परिणाम क्या है? तो हिंदू मुस्लिम एकता है। तो समझिए 1921 और 22 में ज़्यादा भूमिका हो गया, दोनों एक साथ हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद
की जो है उपाधि त्याग दी थी। तो असहयोग आंदोलन जैसे ही हुआ, उस समय महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया था जो कि महात्मा गांधी में पढ़े थे, कैसर हिंद की उपाधि मिला था, जिसको लौटा दिए थे, त्याग दिए थे कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी हम जान गए। तो पूछेगा किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। कौन सी उपाधि हटाए? तो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन अगर पूछेगा, जन आंदोलन मतलब पब्लिक, जो कि जनता का सपोर्ट है, तो ये असहयोग आंदोलन ही था। असहयोग आंदोलन में ही जन आंदोलन हुआ था, जो कि फर्स्ट था, प्रथम जन आंदोलन था। अगर पूछे असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, मतलब पत्र लिखा और बोला कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले। चौरी चौरा कांड, सुनिएगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ? गोरखपुर। तो गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कहाँ हुआ? गोरखपुर जिले में हुआ, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये घटना घटी, जिसके कारण गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। और तो अब सोचिए, असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक रहा? तो 1920 से लेके 1922 तक ही चला था, क्योंकि 22 में चौरी चौरा कांड हो गया था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हो गया था। उसके बाद वो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि ये चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था, उसमें कई अंग्रेजों को जला दिया। अब बात ये होता है कि मान लीजिए गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, लेकिन गांधी जी थे कहाँ? तो देखिए, चौरी चौरा जो घटना घटा 4 फरवरी 1922 को, उस समय गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, वो थे बारडोली में। और देखिए, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में हो गया था। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 22 में। 22 में तो हो ही जाएगा, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था। उसके दुखी होकर गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो 20 से 22 तक चला था। अगर बात करें गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने दे दिया था। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राम गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आशफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। समझ गए? असहयोग आंदोलन के समय अगर पूछे कौन कौन ने अपनी वकालत छोड़ दी, तो मोतीलाल नेहरू छोड़ दिए, CR दास छोड़ दिए, श्री राम गोपालाचारी छोड़ दिए, वल्लभ भाई पटेल छोड़ दिए, अशरफ अली छोड़ दिए, T प्रकाशन ने, यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकालत करना छोड़ दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो हम बताएंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, स्थापना किया था, स्थापित किए थे। और CR दास मतलब चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। देखिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं। चलिए, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब यहाँ पे और जानते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मार्च 1923 में की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। कौन कौन किए? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए। तो CR दास इसके कौन थे? तो चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। तो आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी को स्थापित कब किया गया? तो मार्च 1923 में। इसमें किनकी भूमिका ज़्यादा थी स्थापित ना करने में? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे, अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ और गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था, तो वो थे CR दास जी, मतलब चित्तरंजन दास जी, जो कि स्वराज पार्टी का गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के पद को त्याग दिए थे। अगर पूछे कि देशबंधु मतलब देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो हम जानते हैं चित्तरंजन दास ही हैं, CR दास। CR दास जो हैं हमारे क्या हैं बताइए? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देशबंधु के नाम से किन्हें जानते हैं? चित्तरंजन दास को जानते हैं। अगर पूछ दे आपसे कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के लिए या असफलता के पश्चात हुआ, तो हम बताएंगे असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ। देखिए,
असहयोग आंदोलन को हम सफलता मानते हैं, लेकिन चौरी-चौरा कांड हो गया तो और वापस ले तो असफलता ही मानेंगे। तो असफलता तो हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हो गया, जिसमें सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए थे। तो कब? असहयोग आंदोलन के बाद, मतलब 22 तक तो चला था असहयोग आंदोलन। चलिए, ये भी हम सही है। नवंबर 1924 में अब चलते हैं। तो नवंबर 1924 मतलब 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है गांधी-दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया, मतलब चुना गया था। तो पूछेगा कि अच्छा, प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो चुने गए, कौन चुने गए? तो विट्ठल भाई पटेल। किसके अध्यक्ष चुने गए भाई प्रथम? तो हम बताएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष बने, जो कि भारतीय थे। कब चुने गए? 1925 में। कौन चुने गए? विट्ठल भाई पटेल। क्लियर हो गए? सवाल जो बनता है, जिस तरह से बन सकता है, मैं वो कर रहा हूँ। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो दिसंबर 1929 मतलब 29, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हम जवाहरलाल नेहरू किए थे, है कि नहीं? जानते हैं। और सुनिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1929 में ही तो किया गया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उस समय अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये हम जानते हैं। और दिसंबर 1929 में ही किया गया था अधिवेशन, जिस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया था। समझ गए? जो कि पारित हुआ था। आगे बात करते हैं लाहौर अधिवेशन में। ये भी सवाल पूछता है, पूर्ण स्वराज के समय कौन अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन में? तो हम बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929। अब जानिए, लाहौर अधिवेशन में जो है 31 दिसंबर 1929 को, देखिए दिसंबर 1929 को हुआ था, पूरा डेट 31 दिसंबर 1929 को जो है क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू हैं ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो 26 जनवरी, देखिए अब जवाहरलाल नेहरू का भी भूमिका बनते जा रहा है ना, तो याद रखिए 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। चलिए, ये भी हम समझ गए। और जानकारी लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया? निरस्त कर दी गई। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में निरस्त कर दी गई। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन हुआ था जिसमें हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, जो कि नेहरू रिपोर्ट था? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए, अब हम टॉपिक जो है साइमन कमीशन है, और इसी में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए इस पे बहस ना करते हुए तुरंत शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन, जिसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, को किस वर्ष नियुक्त किया गया? मतलब किस वर्ष आया था? तो 1927 में आया था। क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। कब आया था? 1927 मतलब 27 में आया था। साइमन कमीशन को किस नाम से जानते हैं? श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन अगर बोले तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु की गई थी। 1919 को ही हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, बता सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए। देखिए, भारत शासन अधिनियम तो ठीक है, अच्छी बात है, 1919 आया था, क्योंकि इसके तहत भारतीय को भी थोड़ा सा वैल्यू मिलने लगा था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसी को। लेकिन क्या हुआ कि साइमन कमीशन आया, गठन आया, जो कि इसकी समीक्षा करने लगा। इसमें समीक्षा करने के लिए क्या हुआ कि भारतीय लोग को सम्मिलित नहीं करने लगा, और नहीं आया तो इसलिए हुआ कि जितने भारतीय थे वो साइमन कमीशन को बहिष्कार करो होने लगा। अब आया था कब? 1927 में, ये हम जानते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में
हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो हैं घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब हुआ था, तो लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, उस समय लाठीचार्ज हो रहे थे, उसी लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे बरदौली सत्याग्रह में हम जानते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि मिली थी उनको। उसी तरह हमारे साइमन कमीशन में अगर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, उनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों का अलग-अलग है। कई लोग को मैं बता रहा हूँ, वास्तविक बताता हूँ। कई लोग क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता है, लोग लगा देते हैं साइमन कमीशन में। और कोई पता है लाला लाजपत राय को रख देते हैं बरदौली सत्याग्रह में। बारदौली सत्याग्रह में सरदार जी कुछ आएगा, जिन्हें सरदार की उपाधि महिलाएं दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ लाला लाजपत राय थे साइमन कमीशन में। भूलिएगा नहीं। अब पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को ही दी गई थी, हम जानते हैं, है ना। चलिए, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं, व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं, ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं। ये हो गई बात क्लियर। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है किसने की थी? तो आप बता सकते हैं, वर्केन हेड ने की थी। किसने की थी? वर्केन हेड ने की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति अगर पूछे तो वर्केन हेड। कब किया गया था साइमन कमीशन? आयत कब था? 1927 में। चलिए, ये ठीक है। और साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में कौन खड़े थे? लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु भी हुई थी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाला अगर पूछे ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं हम लोग कि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय जो है किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से जो है संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो हम बताएंगे वर्केन हेड के द्वारा रखा गया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति तो हम जान गए, वर्केन हेड ने किया था। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन और लोग नहीं थे। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय जो है किसके द्वारा जो है भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? वर्केन हेड के द्वारा रखी गई। चलिए, ये भी बात समझ गए और जान लेते हैं। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में किया गया था। चलिए, ये भी बात है और थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट का अगर पूछेगा कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो कि साइमन आयोग का समर्थन किया था, तो मोहम्मद शफी ने किया था। समझ गए? अगर पूछे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में, कब? 1928, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो नए डोमिनियन, ठीक है, नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। हम जानते हैं किस रिपोर्ट के तहत? तो हम नेहरू रिपोर्ट के तहत बोलेंगे। और नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति हुई थी, जिसे अगस्त 1928 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और यह नेहरू रिपोर्ट को ही भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत के। क्लियर हो गए? इसमें कोई दिक्कत याद है क्या? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही आया था। सविनय अवज्ञा से जो सवाल बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन में दिया गया। लाहौर अधिवेशन हम जानते ही 1900, बताइएगा कब? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो प्लीज करिएगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो हम बताएंगे डांडिया, मतलब गुजरात से शुरू किया था।
मतलब डांडिया गुजरात में है। तो गुजरात से शुरू किए थे महात्मा गांधी जी 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए ये बात तो सत्य है और जानकारी लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों मतलब मेंबर को के साथ 12 मार्च 1930 को मतलब 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की, यात्रा शुरू किए चलना और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा को समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहा जाता है। तो हम बोले थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक कानून के नाम से भी जानते हैं, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है गांधी जी का जो अगर पूछे आरंभ कहाँ से किए थे तो डांडी से शुरू किए थे। अगर पूछेगा कि डांडी से शुरू किए मतलब कि इनके कितने अनुयायी साथ में चले थे, 78 अनुयायी 70 मेंबर के साथ चले थे, वो 78 मेंबर के साथ चले थे। कहाँ से शुरू किए तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और डांडी में पहुंचे थे जो कि गुजरात में ही पड़ता है, जो कि 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकल दिए, पहुंचने में उनको 6 अप्रैल 1930 लग गया। चलिए आगे बात करेंगे और सवाल क्या है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तेवजी लिए थे। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन के नेता के रूप में कोई तो होना चाहिए, तो उनके स्थान पे अब्बास तेवजी ले लिए। चलाने के लिए रुकना नहीं चाहिए, ये बात हो गई। अगर बात करें गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपना या अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो बेब मिलर को ठहराया था। बेब मिलर क्या था? विदेशी पत्रकार था। और किस समय अपने आश्रम में बैठाए थे? तो डांडी मार्च के समय, जिसे सबने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो हो सकता है सबने अवज्ञा आंदोलन के समय पूछते कि साबरमती आश्रम में कौन विदेशी पत्रिका को या पत्रकार को जो है ठहराए थे गांधी जी, तो बता देना है बेब मिलर को बता देना है। किसे बताना है? बेब मिलर को बता देना है। देखिए महात्मा गांधी धराशना नमक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता वो के धब्बे के समय किस स्थान पर थे? तो यरवदा जेल में थे। किसमें थे? यरवदा जेल में थे। तो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी धराशना नमक गोदाम पर जो थे वो क्या थे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पे थे? यरवदा जेल पे थे। गांधी जी थे तो उस समय क्या हुआ? तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो क्या किए? धावा बोल दिए एक गोदाम पे, नमक का जो गोदाम था धराशना, वहां पे ऐसे बोल दीजिए। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, मतलब लाल कुर्ती प्रारंभ किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो लाल कुर्ती आंदोलन का प्रारंभ करने वाला कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। इनका कहना था कि भाई अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो। सोचिए कितनी बड़ी भूमिका थी। तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है भाग लिए थे। इस आंदोलन में जब सम्मिलित हुए उस समय पहली बार आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हम जानते हैं 1930 में शुरू हुई थी। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? बता सकते हैं? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। याद रखना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो पेशावर कांड का नायक माने जाते हैं। समझ गए? जो कि अंग्रेज के विरुद्ध हुए थे।
ये प्रसिद्ध है पेशावर कांड, जो कि 1936 में हुआ था। जैसे हमारे गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा कहिए, शवनयावज्ञा आंदोलन कहिए, गांधी जी ने। उसी तरह तमिलनाडु में क्या किया, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी जो थे वो शुरू किए दांडी यात्रा की तरह। तो कहाँ से कहाँ तक गए थे, तो त्रिचनापल्ली से शुरू किए थे और वेदरान्यम में जाकर समाप्त किए थे। दांडी यात्रा की तरह यात्रा शुरू किए थे। तो कहाँ से शुरू किए, तो त्रिचनापल्ली से शुरू किए और वेदरायनम में जाके समाप्त किए। तो वेदरायनम में समाप्त कर दिए थे, वहां से वहां तक यात्रा किए थे। जिया तरंग आंदोलन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो नागालैंड में शुरू हुआ था। ये बहुत ही फेमस था क्योंकि इसमें नागा बाबा लोग तैयार थे, समझ में आया होगा। तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो नागालैंड में हुआ। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो चंपारण बिहार में जो है महिला का नाम नहीं सुने होंगे, उसमें इनकी भूमिका थी, प्रभावती देवी की भूमिका थी, याद रखना होगा। आप सुने होंगे गांधी जी गए थे, फिर आपके राजकुमार शुक्ल जो है आमंत्रित किए थे, लेकिन प्रभावती देवी का नाम नहीं सुने होंगे, आज से सुन लीजिए, ठीक है, इनकी भी भूमिका थी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ, किस एक आंदोलन का भाग था, तो सविनय आंदोलन का ही तो भाग था, हो गया था, जैसे बता देते हैं। 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय आंदोलन शुरुआत हुआ था, समझ गए। एक और क्वेश्चन है जो कि हम जानते हैं कि 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1921 क्या हुआ कि प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, जब भारत आया वेल्स से, तो संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। कब, 17 नवंबर 1921 को। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा और इसी तरह कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और चलिए विविध प्रश्न की बात करते हैं, तो विविध प्रश्न को क्लियर करते हैं। जो विविध प्रश्न बोलता हूँ वो हम चलते हैं। विविध प्रश्न में है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है, जो कि बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अनहैप्पी। अनहैप्पी जो पुस्तक लिखा गया है, बुक लिखा गया है, वो किनके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय जी हैं। आपसे पूछेगा लाला लाजपत राय जो है कौन सी पुस्तक लिखे हैं, अनहैप्पी पुस्तक लिखे हैं। गीता रहस्य जो कि 6 वर्ष जेल में रह के लिखे थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक, बहुत अच्छे से जानते हैं उनके बारे। तो बंदी जीवन की अगर बात करें पुस्तक के लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सन्याल जी हैं। कौन है, सचिंद्र नाथ सन्याल हैं। बंदी जीवन अगर पूछे तो हम सचिंद्र नाथ सन्याल बता देंगे। अगर इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज की अगर बात करेंगे तो ये 2 पुस्तक लिखने वाले हमारे महात्मा गांधी जी के नाम जाता है। तो हिंद स्वराज पुस्तक हो या इंडियन होम रूल हो, ये सब जो है हमारे गांधी जी लिखे हैं। होम रूल की स्थापना कौन किया है, ये कमेंट में आप करेंगे। इंडिया डिवाइडेड की अगर बात करें, ये पुस्तक लिखने वाले और कोई नहीं, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि प्रथम क्या थे बताइए, भारत के प्रथम क्या बने थे, ये बताइएगा इनके बारे में। इंडिया टुडे, देखिए इंडिया डिवाइडेड हम पढ़ लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंडिया टुडे अगर पूछे तो हम बताएंगे रजनी पाम दत्त को बता देंगे। तो इंडिया टुडे अगर पूछे तो रजनी पाम दत्त जी हैं। नेशन इन मेकिंग नाम का पुस्तक लिखने वाले और कोई नहीं, हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, नेशन इन मेकिंग। और पुस्तक चलते हैं, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लिखने वाले कौन हैं, वी.आर. अम्बेडकर जी हैं। भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलिए ये भी बात हो गई। अगर पूछेगा कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, तो द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे लिखने वाले कौन हैं, भगवती चरण बोहरा हैं। कौन है, भगवती चरण बोहरा, ठीक है। चलिए ये भी बात हो गई। अगर पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखने वाले और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी जी का और पुस्तक बताइए, तो हिंद स्वराज हम जान गए और इन इंडिया होम रूल भी जान गए, इन्हीं का लिखा हुआ है।
सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नाम का पुस्तक लिखने वाले और कौन होंगे? दयानंद सरस्वती तो होंगे। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने है, किसका लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नरोजी को याद रखेंगे। तो दादा भाई नरोजी जो हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पुस्तक लिखे हैं। आनंद मठ किनका लिखा हुआ है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी का लिखा हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो हैं वो कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो आनंद मठ लिखे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो वो लिखे हैं इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हैं। क्लियर? चलिए और भी बातें हम करते हैं। अगर आपसे पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले और कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और हमारे मौलाना अबू कलाम आज़ाद का क्या है? तो इंडियन विंस फ्रीडम लिखे हैं। आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास जी लिखे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको मान लीजिए इतना बड़ा याद ना हो तो टू नेहरू याद रखिएगा, लिखने वाली दुर्गादास जी हैं, पुस्तक लिखी हैं। अगर पूछे द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? तो विजया लक्ष्मी पंडित जी हैं। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो हैं वो कौन सी पुस्तक लिखी हैं? तो वो पुस्तक का नाम है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। देखिए ये भी हैप्पीनेस की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ इसके लेखक हैं। तो इंडिया एंड इंडियन मिशन ये पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? अलेक्जेंडर डफ ने लिखे हैं। चलिए ये भी बात सत्य है। और पुस्तक की बात करें तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक है जो विनायक दामोदर सावरकर जी लिखे हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर का एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। चलिए ये भी बात है। अगर पूछे लाइफ डिवाइन किसका लिखा हुआ है? तो अरविंद घोष जी का लिखा हुआ है। तो लाइफ डिवाइन कौन लिखे हैं? अरविंद घोष लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो सरोजिनी नायडू ने लिखे हैं। तो सरोजिनी नायडू का जो पुस्तक है सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे गीतांजलि, गोरा, ठीक है, ये सब जो आएगा, गोरा आ जाए, गीतांजलि आ जाए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस आ जाए, क्रीसेंट मून आ जाए, ये सब पुस्तक आ जाए रविन्द्रनाथ टैगोर को टिक लगा दीजिएगा। गोरा तो पक्का फेमस है इनका, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लगा दीजिए। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेशंस वॉयस, नेशंस वॉयस, वॉयस राधा कृष्णन, राधा कृष्णन ने लिखा है। तो राधा कृष्णन जो हैं वो पुस्तक लिखे हैं नेशंस वॉयस। गैदरिंग स्टॉर्म जो पुस्तक है ये कौन लिखा है? तो लैपियर कॉलिंस। तो लैपियर कॉलिंस ने मिलकर ये पुस्तक को लिखा है जिसका नाम गैदरिंग स्टॉर्म है। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष का एक पुस्तक और बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी आप पढ़ें। नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण अगर पूछे तो दीनबंधु मित्र को लगा दीजिएगा। द वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये पुस्तक कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू का कितने पुस्तक याद हुआ? कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ करिए तो हम जानते हैं। सबसे बढ़िया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है, याद है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम बात की। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर किसने लिखा है? किसकी पुस्तक है? तो लाला हरदयाल की पुस्तक है, ठीक है, लाला हरदयाल की पुस्तक है। अब जैसे इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करेंगे तो ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन है। राधा कृष्णन का एक और पुस्तक था जो कि हम अच्छे से पढ़े हैं, नेशंस वॉयस, ठीक है, वॉयस बोलते हैं। अगर पूछे कि इंडिया अनरेस्ट अगर पूछे तो हम बताएंगे सिरोल का नाम आता है। तो वैलेंटाइन सिरोल पूरा नाम है इनका। तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है एक पुस्तक लिखा था जिसे इंडिया अनरेस्ट बता देंगे। इंडिया ए नेशन की बात करेंगे तो एनिवेशन को याद करेंगे। तो इंडिया ए नेशन अगर पुस्तक पूछे तो एनिवेशन है। इकोनॉमिक
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आर सी दत्त को याद रखेंगे। किनको? आर सी दत्त को, जिनकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन रेनेसा, तो हम बताएंगे सी एफ एंड्रूज। ठीक है, एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज का पुस्तक है रेनेसा। अगर पूछे कि द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म, तो हम बताएंगे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर का पुस्तक का नाम बताइए, तो द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म बोलेंगे। भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ पुस्तक है। एक और भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, बताइएगा, उसका जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इन्हीं का लिखा हुआ है। और बात करें इंडियन डायरी, पुस्तक जो लिखे हैं वो लिखा कौन है? मॉन्टेग्यू ने लिखा है। मॉन्टेग्यू जो है वो पुस्तक लिखा है जिसे इंडियन डायरी बताया है। कमेंटरीज ऑन द कुरान पुस्तक को लिखने वाले और कोई नहीं, सर सैयद अहमद खान हैं। युद्ध है, वर्ष है और संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अलग तरह से बताया गया है। एक तरफ बताया गया कि युद्ध कब से कब तक चला है और संधि कब से कब तक होगा। तो हम बात करते हैं आगे, तो हम समझिए यहाँ पे कि भाई प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, मतलब 46-48 तक चला। और संधि कौन सी हुई जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? 1748 में ही हुआ था, जिसे एक्स-ला-चैपेल की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक्स-ला-चैपेल की संधि के नाम से अगर पूछे तो 1748 में बता दीजिएगा, और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंतिम हुआ था संधि के माध्यम से। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया। अब देखिए 48 में जैसे ही हुआ, एक साल बाद तुरंत लड़ाई हो जाता है 1749 से लेके 1754 तक। तो 54 में फिर से लड़ाई हो जाता है, मतलब 49 से लेके 54 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चलता है। अब 1754 की अगर बात करें तो इस समय एक संधि हो जाती है जिसे पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। तो पांडिचेरी की संधि के नाम से हम किसे जानते हैं? द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जानते हैं, जो कि समाप्त हुआ था। चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध भी हमारा जो है बताइएगा 1758 से लेके 63 तक चला था, जिसमें 63 में जाके पेरिस की संधि हुई थी और तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ? 1758 से लेके 1763 तक हुआ। तीनों से सवाल जो पूछा है, जो मैंने पोस्ट भी किया था, कैसे पूछा था सुनिएगा। पूछा था एक्स-ला-चैपेल की संधि जो है कब हुई थी? तो 1748 में हुई थी। ये संधि जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो हम बताएंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ये हो गया। दूसरा पूछा था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? तो हम बताएंगे 1746 से 48 तक चला था। अब इसी में पूछता है कि पांडिचेरी की संधि जो है कब हुई थी? तो 1754 में हुई थी। ये संधि जो हुई थी कौन से युद्ध के तहत हुआ था समापन के बाद? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके समापन के बाद। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला भाई? की जो 1754 में समाप्त हुआ, तो भाई 49 से 54 चला था 1700 से। चलिए ये भी बयान गए। पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट कि पेरिस की संधि जो आप सुन रहे हैं ये बताइए कब हुआ था? तो 1763 में हुआ था पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि इसलिए क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद समाप्त हो गया था एक तरह से कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? 1758 से 63 तक चला था, जो कि पेरिस की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए ये हो गया। आपसे पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब जो है याद रखना होगा। तो सबसे पहली बात कि हम आगे याद रखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हमारा जो है 4 गो और मैसूर होगा, जो कि हम बताएंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से लेकर 69 तक चला था। ठीक है, 69 और 1769 में जाके समाप्त हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मद्रास की संधि के नाम से भी जानते हैं। मद्रास की संधि के साथ जो है समाप्त हो गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बताइए, जो कि मराठा के साथ हुआ था, जो कि 1775 से लेके 82 में माना जाता है। और ये समाप्त कैसे हुआ पता है? इसे हम कई रूप में जानते हैं।
कब-कब हुए डेट सुनिए। देखिए 75 से 82 तक तो चला था प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध। तो 82 तक जो है कैसे समाप्त हुआ है, देखिए कौन-कौन संधि हुई है। तो देखिए पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। तो आगे तो एक युद्ध ही मान लीजिए, प्रथम ही चल रहा है आंग्ल-मराठा युद्ध, याद रखिएगा। दूसरा संधि हुआ है वडगांव की संधि हुआ था कब 1779 में, मतलब 79 में। और तीसरा संधि हुआ था साल वाई की संधि, जो कि 1782 में। समझ गए? 1782 में। तो 1776 में पुरंदर की संधि हुई, वडगांव की संधि 1779 में हुई और साल वाई की संधि 1782 में हुई। लेकिन किसके बीच ये संधि हुई? अंग्रेज और मराठा युद्ध के बीच हुआ था। मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था, जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। और कब तक चला था? 75 से 82 तक। सोचिए 82 तक 3 संधि हो चुके थे मराठा के साथ। मराठा झुकने वाला नहीं था, संधि करवाते गया। वो अलग बात है कि हार जाते थे, क्योंकि गद्दार होते थे तो अब हारना तो है। चलिए, अब ये हो गए द्वितीय आंग्ल मैसूर आ जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो हम समझ गए भाई 69 में मद्रास की संधि के बाद समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर शुरू हुआ। अब 80 से 84 इधर चालू हो गया। तो अंग्रेज के तो छक्के छोड़ रहे थे, युद्ध तो चालू था, मराठा उधर लड़ रहे थे, इधर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ 1780 से लेकर 84 तक। और 84 में जब हुआ तो ये संधि का अंतिम कब हुआ? मंगलोर की संधि जब हुई 1784 में, तब जाके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। विषय में बोलता हूँ थोड़े आवाज को चेंज करके। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से लेकर 1792 में हुआ। और समाप्त कैसे हुआ? कौन सी संधि के तहत समाप्त हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत जो है समाप्त हुई। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 में ही हुआ था। और 1799 में ही मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया और इस समय फिर हमारा मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कब? 1799 में। अगर पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो हम 82 तक समाप्त कर दिए थे, जिसमें 3 संधि हम प्रथम में ही कर दिए थे। 1803 से लेकर 1805 तक शुरू हो गया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें जो है समाप्त कैसे हुआ? 1803 में एक हुआ और एक मराठा का 1805 में हुआ। सोचिए 1803 में भी संधि हुई, 1805 में भी संधि हुई, मतलब संधि होते रहता था मराठा के साथ, लेकिन छोड़ता नहीं था। तो ये देखिएगा देवगांव व सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी कब? 1803 में। राजपुर घाट की संधि हुई थी कितना? 1805 में। 2 संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। प्रथम में क्या हुआ था? 3 गो, वडगांव की संधि, पुरंदर की संधि और सालवाई की संधि। अब देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से लेकर 16 बताते हैं, जिसे समाप्त किया गया 1816 में। कौन सी संधि के तहत? तो सुगौली की संधि हुई थी, जो कि आंग्ल और नेपाल के बीच हुआ था, मतलब अंग्रेज और नेपाल के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध फिर शुरू हो गया। द्वितीय तो 1803 से लेकर 5 तक चला था, वैसे ही 1816 से 19 तक फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला, जो कि पूना की संधि के नाम से जाना गया। अंग्रेज के छक्के छूट रहे थे, धीरे धीरे ये विनाश की ओर जा ही रहा था, समझ रहे हैं, कमजोर तो होना ही था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो कि 1816 से लेकर 19 तक, जो कि पूना की संधि के तहत जो है समाप्त हो गया था। चलिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी हो गया भाई, बर्मा के साथ भी हो गया, जो कि 1824 से 26 माना जाता है युद्ध का समय। और इस समय जो संधि हुई 1800 जाके 26 में, इस संधि का नाम क्या है, जो कि अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था? तो यंदबू की संधि। यंदबू की संधि, यंदबू की संधि बता दीजिएगा, 1826 में हुआ था, 1826। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख भी युद्ध हुआ। सोचिए, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1845 से लेकर 46 के बीच हुआ था, मतलब 46 में हुआ था, जिसमें 1846 में जाके एक संधि हुई, लाहौर की संधि और भैरोबाल की संधि हुई थी, जो कि 1846 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल कब हुआ था? 45 से 46, 1 साल ही चला था, 46 में संधि भी हो गई थी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अगर पूछे तो 1848 से लेके 49 बताइएगा, 1848 से लेके क्या बताइएगा? 49, 49 बता दीजिएगा, जो कि पंजाब का विलय हो गया था।